सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम डिटर्मिनस टॉपिक का टेस्ट लेंगे। आप लोग के टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। बहुत शानदार तरीके से आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे और इस ढंग से करेंगे पूरा सोच समझ के। आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। उसी प्रकार की गंभीरता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप एक एक क्वेश्चन का आंसर करते चले जाएंगे और फिर हम उस क्वेश्चन को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं सब चीज़ें आपको समझाएंगे। तो बहुत नई बातें आप सीखेंगे आज के टेस्ट में और ये भी जानेंगे कि आप इस टॉपिक में कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। चलो टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर सेकंड की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स डेमो क्लास प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उनको डेमो क्लास, सैंपल टेस्ट पेपर्स, सैंपल नोट्स भेज दिए जाएंगे। कंप्लीट जानकारी उनको दे दी जाएगी सिलेबस कोर्स के बारे में। आपको सिलेबस इस ऐप पर करवाया जाएगा, वीनस वर्ल्ड प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई बात, किसी भी प्रकार की क्वेरी आपके दिमाग में हो, किसी भी प्रकार की शंका आपके मस्तिष्क में हो, आप पूछना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा। टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपकी स्क्रीन पे है। आप फटाफट इसका आंसर लिख के बताइएगा मुझे। क्वेश्चन है, एज आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। नीचे कुछ डिटर्मिनस लिखे हुए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा एक या एक से ज्यादा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। बताइए भाई। आप जानते हैं कि जब हमने डिटर्मिनस का क्लासिफिकेशन किया था तो हमने डिटर्मिनस को नाउन क्लासेस के आधार पर 6 भागों में बांटा था और उनके ऑर्डर के आधार पे, किसके पोजीशन के आधार पे 3 भागों में बांटा था। तो जो हमने 6 भागों में बांटा था तब हमने आपको बताया था कि कौन सा डिटर्मिनर किस प्रकार के नाउन के साथ यूज होता है। आज आपको बताना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनमें से कौन से यूज होते हैं। ऑल, अ लिटिल, एवरी, मच। आपके पास ऑप्शन है ए जिसमें लिखा हुआ है 1 और 2, यानी ऑल और अ लिटिल, ये दोनों अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। होते हैं क्या भाई? ऑल। बताइएगा, ऑल काउंटेबल के साथ यूज होता है या फिर अनकाउंटेबल के साथ या फिर दोनों के साथ? ऑल का प्रयोग के अनकाउंटेबल के साथ भी किया जाता है, ऑल का प्रयोग के अनकाउंटेबल के साथ भी किया जाता है और ऑल का प्रयोग के काउंटेबल प्लूरल के साथ भी किया जाता है। धीरे धीरे समझेंगे आराम से चीजों को। काउंटेबल प्लूरल के साथ भी कैसे? अक्सर ऑल का प्रयोग के प्री डिटर्मिनर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? प्री डिटर्मिनर के रूप में। अब आप जानते हैं प्री डिटर्मिनस क्या होते हैं। वे डिटर्मिनस जो रेगुलर डिटर्मिनस से पहले यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्री डिटर्मिनस कहते हैं। यानी ये रेगुलर डिटर्मिनस से पहले आते हैं। रेगुलर डिटर्मिनस कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल होते हैं, पजेसिव होते हैं। तो अक्सर इसका प्रयोग के उनसे पहले किया जाता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऐसे लिखेंगे अपन, INTELLIGENT, ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है बेटा। अब ये देखिएगा, ये ऑल का प्रयोग हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये ठीक रहता है। ठीक है, तो ऑल का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से ऑल का प्रयोग लिखे, ऑल द वाटर इज डर्टी, DIRTY, ऑल द वाटर इज डर्टी। तो ये देखिएगा, ऑल का प्रयोग किसके साथ हो गया? वाटर के साथ हो गया। तो ये बात तो ठीक है कि ऑल का प्रयोग किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग किया
जा सकता है, लेकिन किसके साथ? काउंटेबल प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया। दूसरा, एलिटिल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? एलिटिल का प्रयोग लिटल LITTLE, एलिटिल LITTLE और द लिटल। ठीक है, ये तीन जो डिटरमिनस हैं, इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, COUNT, अनकाउंटेबल के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है कि एलिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए हो सकता है, ऑल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए हो सकता है, एवरी का प्रयोग के अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। एवरी का प्रयोग के सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर यानी काउंटेबल सिंगुलर के साथ होता है। एवरी बॉय ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। एवरी गर्ल ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। एवरी क्वेश्चन EVERY एवरी क्वेश्चन ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि एवरी का प्रयोग के प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है अंतराल के अर्थ में। ठीक है, जिस प्रकार से आई टेक दीज मेडिसिन्स, दीज MEDICI, आई टेक दीज मेडिसिन्स एवरी 3 आवर्स। ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किसके साथ? प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज एवरी इज यूज्ड, एवरी का प्रयोग किसके साथ करते हैं? काउंटेबल सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी एक वचन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। किसके साथ नहीं करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ठीक ढंग से समझ आ गई होगी कि इनमें से एवरी का प्रयोग नहीं होता है। मच का प्रयोग भी किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। मच वाटर, ठीक है, मच फर्नीचर, FURNITUR। ठीक है, मच का प्रयोग किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ, ऑल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के साथ हो सकता है। तो सही आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4। ये इसका सही आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4। तो कौन से में इसमें 1, 2 और 4? तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछने की जो वजह होती है वो ये होती है बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक ढंग से क्लियर हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम जब प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों के लिए पेपर प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के पेपर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं मैं। और उसकी वजह ये होती है कि अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं और फिर आपको सोचना पड़ता है, और जब आप सोचते हैं तो आपका टॉपिक अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स? इनमें से कौन सा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट आप आंसर कर दीजिएगा। एक एक को फिर हम समझते हैं। आइदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है क्या? किया जाता है। कैसे किया जाता है? लिखो फटाफट कि सर देखिएगा। इस प्रकार से आइदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। करके दिखाइएगा। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसकी एग्जांपल्स लिख के देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं लिख के दिखाता हूं, आइदर स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल ठीक है। आइदर स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी ठीक है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद भी वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। यानी आइदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के साथ किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। उसके बाद देखिएगा ईच का प्रयोग, हाँ ईच का प्रयोग भी किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल के साथ किया जाता है, ईच। ठीक है, ईच जिस प्रकार से आइदर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं ईच स्टूडेंट्स।
कोई दिक्कत नहीं है। ईच क्वेश्चन, EACH, ईच क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एवरी का प्रयोग भी किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल के साथ किया जाता है। एवरी स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? एवरी स्टूडेंट लिखेंगे। एवरी बॉय, ऐसा भी ठीक है, ठीक है। एवरी विलेज, एवरी VILLAG, एवरी विलेज, ये भी लिखेंगे। यानी एवरी का प्रयोग भी किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल के साथ किया जाता है। लेकिन मच का प्रयोग किसके साथ नहीं किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल के साथ नहीं किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ बेटा? अनकाउंटेबल के साथ। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर जी अनकाउंटेबल को भी क्या माना जाता है? सिंगुलर ही तो माना जाता है। हाँ, ठीक बात है ये आपकी कि जब अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके साथ आपको वर्ब यूज करनी हो तो उसको क्या माना जाता है? सिंगुलर ही माना जाता है। और उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर ही होती है। लेकिन सिंगुलर का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लिखा हुआ दिखेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काउंटेबल। तो मच का प्रयोग के सिंगुलर काउंटेबल के साथ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बॉय है, ये क्या है आपका? ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ नहीं हो सकता। वाटर है आपका, आप इसको सिंगुलर मान सकते हैं, लेकिन ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं मच वाटर, लेकिन क्या नहीं लिख सकते? मच बॉय नहीं लिख सकते। समझ में आ गई चीजें? चलो भाई ठीक है, फटाफट आगे चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, और यदि आपने अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो निश्चित रूप से अपने साथियों तक भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इस टेस्ट का हिस्सा बन सकें और उनको भी ये पता लगे कि किस प्रकार के टेस्ट, किस लेवल के टेस्ट और किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हम करवाते हैं। ऑल द थ्री कैंडिडेट्स आर ओल्ड। आइडेंटिफाई द प्री डिटर्मिनर यूज्ड इन द अबाउ सेंटेंस। देखो, पहले दो क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने ये कोशिश की कि किस प्रकार के डिटर्मिनर्स किस प्रकार के नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, सिंगुलर के साथ कौन से होते हैं, प्लूरल के साथ कौन से होते हैं। वे दोनों क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे थे। ये जो क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? नाउन को, डिटर्मिनर्स को उनकी पोजीशन के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा? मान लेते हैं रेगुलर डिटर्मिनर्स। कौन सा भाई? रेगुलर डिटर्मिनर्स, DETERMINERS। रेगुलर डिटर्मिनर्स को एक नाम और देते हैं सेंट्रल डिटर्मिनर्स, CEN, सेंट्रल डिटर्मिनर्स भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको सेंट्रल डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है प्री डिटर्मिनर्स, और तीसरा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है? पोस्ट डिटर्मिनर्स। इस प्रकार से तीन प्रकार के डिटर्मिनर्स को हम सीखते हैं। रेगुलर, जिसको सेंट्रल कह सकते हैं, प्री, ये इस रेगुलर से पहले यूज होते हैं। रेगुलर से पहले, प्री यानी पहले। वे डिटर्मिनर्स जो रेगुलर से पहले यूज होते हैं उनको प्री कहते हैं, और वे डिटर्मिनर्स जो रेगुलर के बाद यूज होते हैं, पोस्ट यानी बाद में, जो बाद में यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोस्ट डिटर्मिनर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो क्वेश्चन है वो कौन से कॉन्सेप्ट का है? इस कॉन्सेप्ट का है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स कौन कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, रेगुलर डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? RAGULR, रेगुलर डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रेगुलर डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं भाई? आर्टिकल्स क्या होते हैं? रेगुलर डिटर्मिनर्स होते हैं। ARTICL, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत डिटेल से चीज़ों को समझाई थी, लेकिन टेस्ट के दौरान भी आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। टेस्ट का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपका टॉपिक कंप्लीट तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए। किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो उसमें आ जाना चाहिए। पहले एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। आर्टिकल्स क्या होते हैं? रेगुलर डिटर्मिनर्स। उसके बाद होते हैं दूसरा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन से होते हैं भाई? डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं,
DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। उसके बाद में पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव। और ये सारे के सारे जो आपके हैं ये क्या होते हैं, रेगुलर डिटर्मिनर्स होते हैं। इनका नाउन से तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दूसरे प्रकार के जो हैं वो हैं प्री डिटर्मिनस। रेगुलर के बाद में कौन से, प्री डिटर्मिनस। और प्री में कौन कौन से आते हैं, प्री डिटर्मिनस में आते हैं ऑल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बॉथ, हाफ, या फिर इनके बाद ऑपी लगा हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स आप सब जानते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये भी क्या होते हैं, प्री डिटर्मिनस होते हैं। फ्रिक्शंस, FRACTN, फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस यानी 1/3, 1/3, ठीक है, 2/3, 2/3, 2/3, इस प्रकार के जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, फ्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शंस, मल्टीप्लायर्स और कौन, ऑल, बॉथ, हाफ, ये सारे के सारे प्री डिटर्मिनस होते हैं। यानी इनका प्रयोग के डिटर्मिनस, कौन से डिटर्मिनस, रेगुलर डिटर्मिनस से पहले किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा था ऑल द बॉयज, लिखा था कि नहीं लिखा था, ऑल द बॉयज लिखा था। तो ये जो हुआ ये आपका क्या हुआ, रेगुलर डिटर्मिनर हुआ। और ये जो ऑल हो गया ये इससे पहले आएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते द ऑल बॉयज, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इनकी पोजीशन नहीं है, इनकी पोजीशन ये है। तो ये जो सारे मैंने आपको अभी लिखवाए हैं ये क्या है, सारे के सारे प्री डिटर्मिनस हैं। और इससे पहले जो हमने लिखे थे जिसमें क्या क्या लिखा था, आर्टिकल लिखा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव लिखा था, पजेसिव लिखे थे, वो क्या थे, रेगुलर थे। अब एक प्रकार के डिटर्मिनर और सीखते हैं और वो कौन से होते हैं, पोस्ट डिटर्मिनस। कौन से होते हैं बेटा, पोस्ट डिटर्मिनस होते हैं। और ये कौन से होते हैं पोस्ट डिटर्मिनस, जो बाद में यूज किए जाते हैं। किसके बाद में, किसके बाद, रेगुलर के बाद। और रेगुलर कौन से आप जानते ही हैं। तो पोस्ट डिटर्मिनस में न्यूमरल एडजेक्टिव जाते हैं। न्यूमरल कौन से, दो प्रकार के नंबर आप जानते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर और एक कोऑर्डिनल नंबर। पहला CARDINL, कोऑर्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के नंबर आ जाते हैं, 1, 2, 3, जितने भी प्रकार के नंबर हैं सब आ जाएंगे। और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, ORDINL, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। किस प्रकार के, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जो ऑर्डर बताते हैं। कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है। लास्ट, नेक्स्ट, ये सब ऑर्डर बताते हैं, कर्म बताते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, पोस्ट डिटर्मिनस कहलाते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट। आइडेंटिफाई प्री डिटर्मिनर पूछा क्या है आपसे, प्री डिटर्मिनर पूछा है किसमें, इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में आपके पास ऑल द 3 कैंडिडेट्स, ये आपकी नाउन फ्रेज है। ऑल द 3 कैंडिडेट्स, CANDID, ऑल द 3 कैंडिडेट्स, ये आपकी नाउन फ्रेज है। इसमें कैंडिडेट्स क्या है आपका, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, डिटर्मिनस है। DETERMINERS, ये सारे डिटर्मिनस हैं। इसमें द जो है ये रेगुलर डिटर्मिनर है। आर्टिकल क्या होते हैं, रेगुलर डिटर्मिनस होते हैं। ठीक है, ये इससे पहले आया है ऑल, तो ये क्या है, प्री डिटर्मिनर है। DETR, ये आपका क्या है, प्री डिटर्मिनर। ये 3 जो है ये देखो नंबर है, ये इसके बाद आया है, तो ये क्या है, पोस्ट डिटर्मिनर है। ये क्या है, पोस्ट डिटर्मिनर। समझ में आ गई होगी बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्री डिटर्मिनर का, और इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछते पोस्ट कौन सा है तो आप क्या बता देते, 3, ये पोस्ट है। इसी में पूछते रेगुलर या सेंट्रल कौन सा है, आपसे पूछते रेगुलर कौन सा है या फिर सेंट्रल कह देते, तो आप क्या कहते, द है। ठीक है भी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ हिज सन्स प्ले रग्बी, उसके दोनों बेटे रग्बी खेलते हैं। आंसर करो फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेंट्रल डिटर्मिनर पूछा क्या है, सेंट्रल डिटर्मिनर है। ठीक है, ये बोथ हिज सन्स, फ्रेज क्या है, बोथ हिज सन्स। ठीक है, ये क्या है इसमें,
ये इसमें नाउन हो गया, हिज और बॉथ, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, रेगुलर डिटरमिनर, रेगुलर डिटरमिनर। ये रेगुलर से पहले, तो ये कौन सा हो गया, प्री डिटरमिनर। रेगुलर डिटरमिनर को कहते हैं सेंट्रल डिटरमिनर। क्या कहते हैं, सेंट्रल। पूछा भी क्या है, सेंट्रल पूछा है, तो बताओ भी क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा बी, ही, जिसका क्या है, सेंट्रल डिटरमिनर है। बॉथ क्या है इसका, प्री डिटरमिनर है। सन्स क्या है इसका, इस नाउन फ्रेज का हेडवर्ड है, ये नाउन है, इसलिए नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग के मुझे बताइएगा जरूर कि आपके कितने सही होते हैं, कितने क्वेश्चंस आप इन 20 में से सही कर पाते हैं, जरूर बताइएगा। और जिस भी बच्चे के 20 में से 17 या 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कितने, 17 या 18 क्वेश्चन जिसके भी सही होते हैं, वो मान के चलें कि उसकी तैयारी बहुत ठीक चल रही है, अच्छे लेवल की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसको किसी प्रकार की। ऑफ माई फ्रेंड्स हैड अ मोबाइल फोन बट नन ऑफ देम कॉल्ड मी। अब बताइएगा भाई इसमें क्या आना चाहिए, एवरी, ईच, एवरी वन और बोथ, बी एंड सी। अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है, हर किसी क्वेश्चन में आपको कोई न कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऑफ माई फ्रेंड्स क्या प्रयोग कर सकते हैं यहां, क्या आप एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है, देखिएगा ये आइदर ऑफ माई फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। ऐसी प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उनमें ये आइदर, ईच, नाइदर, अब ये डिटरमिनर की बजाय प्रोनाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भैया, ये प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार के स्ट्रक्चर में वो ही आ सकता है जो डिटरमिनर होने के साथ साथ किसका काम करता हो, प्रोनाउन का भी काम करता हो। लेकिन एवरी जो है ये प्रोनाउन है ही नहीं, एवरी क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। एवरी इज यूज्ड एज डिटरमिनर ओनली। एवरी किसके रूप में प्रयोग होता है, डिटरमिनर के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए एवरी को इस प्रकार की स्ट्रक्चर में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप इसको कैसे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स, एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, एवरी फ्रेंड ऑफ माइन, आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरी फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसे तो लिखा जा सकता है। यानी एवरी के तुरंत बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिटरमिनर के रूप में प्रयोग होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते एवरी ऑफ माई फ्रेंड, बिल्कुल इनकरेक्ट होता है, सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं किया जा सकता प्रयोग, यहां ये प्रयोग नहीं हो सकता। ईच का प्रयोग हो सकता है, अभी हमने आपको समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात और समझना, एवरी का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग पढ़ लेते हो कि सर जी एवरी का प्रयोग नहीं होता है, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि एवरी वन का भी नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एवरी वन तो प्रोनाउन ही है भाई, एवरी तो क्या है, डिटरमिनर है, जबकि एवरी वन तो है ही प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का प्रयोग तो हम ऐसे करते ही हैं, इसलिए एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो ये इसका क्या था, सही आंसर है। क्लियर हो गई बात भाई। चलो भाई, कितने लोगों का सही हुआ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कितने लोगों का ठीक ठाक हुआ है। लगता है कि सर जी हाँ, हम कॉन्सेप्ट को समझ गए थे। बताओ भाई, जब तक आप लोग के क्वेश्चन 6 को आंसर कीजिएगा। गिव मी अ बुक, बुक विल डू, मुझे किताब दीजिएगा एक।
सम बुक विल डू नहीं, द बुक विल डू, ठीक है। एनी, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, एनी। मैनी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मैनी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां जो कहना चाह रहा वो ये कहना चाह रहा है गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दीजिएगा, कोई भी बुक चलेगी, यानी कोई भी बुक दे दो। यहां ये नहीं कहना द बुक, नहीं, गिव मी अ बुक, यहां मुझे बुक दीजिएगा, कोई भी बुक दे दीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी का अर्थ क्या है, यहां एनी है, ठीक है, एनी। एनी का प्रयोग किया जाता है किस सेंस में, जब आपको कोई चीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपको, ऑप्शन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मेक एन एक्सक्यूज, EXCUSE, मेक एन एक्सक्यूज यानी एक बहाना बनाओ, एक्सक्यूज विल डू, EXCUSE, एक्सक्यूज विल डू, कोई भी बहाना चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे, एनी एक्सक्यूज विल डू। क्या लिखेंगे भाई आप यहां, एनी एक्सक्यूज विल डू, ठीक है। तो यहां क्या आना चाहिए, एनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। समझ में आ गया, ये एक एनी का प्रयोग है जहां आपको ऑप्शन चॉइस आपके पास होती है, उस स्थिति में आप एनी का प्रयोग करेंगे यहां, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इफ देयर आर ऑरेंजेस इन द मार्केट प्लीज बाय, ठीक है। अब आपके पास है सम और एनी, ये जो क्वेश्चन है ये सम और एनी का ही है। देखो आप अगर देखेंगे तो हम कहां से शुरू किया था, हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में किस प्रकार के कॉन्सेप्ट थे, फिर उसके बाद किस प्रकार के कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद फिर ईच और एवरी वाला था, आइदर और, इस प्रकार के। अब जो एक क्वेश्चन है किसके हैं, सम और एनी के हैं। टॉपिक धीरे धीरे हमारा रिवाइज हो रहा है। इफ देयर आर, इफ क्लोज वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, हालांकि एनी का प्रयोग के केवल सामान्यतया केवल किसके साथ होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, INTERROG, किस में होता है बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन यदि इफ क्लोज वाले सेंटेंस हैं, यानी इफ वाले सेंटेंस हैं, तो यदि वो सेंटेंस किसी भी प्रकार के हों, आप किसका प्रयोग कर दो, एनी का प्रयोग कर दो, ठीक है। कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। क्या लिखा बेटा हमने, एनी लिख दिया। चीजें समझ में आ गई आपके। तो यहां क्या आना चाहिए, इफ देयर आर एनी ऑरेंजेस, एनी का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। इन द मार्केट प्लीज बाय सम, यदि मार्केट में ऑरेंजेस हैं तो प्लीज कुछ खरीद के लाना। तो ये किसका प्रयोग हुआ आपका, एनी का। और यहां क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। एनी और सम जो है वो कौन से आंसर में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया, एनी और सम। क्या लिख दिया भाई हमने, एनी और सम लिख दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर करो भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का। द टू सोल्जर्स हैड गन, ईच, एवरी, मच, मैनी। देखो मच और मैनी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मच अनकाउंटेबल के साथ आता है, यहां नहीं आ सकता। मैनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है, इसलिए नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा जो क्वेश्चन है ये किसका है, ईच और एवरी का क्वेश्चन है। आपको ईच और एवरी के बारे में जानकारी है या नहीं है, ये आपको पूछा हुआ है। टू सोल्जर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू सोल्जर्स। तो टू के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का या ईच का। तो किसका प्रयोग करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं, ईच अ गन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट ईट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये, कई बच्चों का गलत भी हो सकता है। आंसर करो फटाफट, फिर देखते हैं किस किस का सही होता है बताना। इसका आंसर करें फटाफट।
डोंट ईट टू स्वीट्स। कर दिया। चलो, मच या मैनी, सम और एनी का तो कोई मतलब नहीं है, तो आप भी समझ गए। यदि आपने आंसर किया है तो या तो मैनी किया है और या क्या किया है, मच किया। बस इन दोनों में से ही कंफ्यूज हो सकता है। कई बच्चों को लगता है कि यहां मच आना चाहिए क्योंकि अनकाउंटेबल है, कईयों को लगना चाहिए मैनी आना चाहिए क्योंकि काउंटेबल है। स्वीट्स यहां काउंटेबल है। कैसे है? काउंटेबल है। प्लूरल काउंटेबल के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो क्या आएगा? डोंट ईट टू मैनी, टू मैनी। ध्यान रखिएगा इस बात का। लगता हमें यह है कि सर स्वीट्स तो क्या होनी चाहिए? अनकाउंटेबल होनी चाहिए, टू मच आना चाहिए, टू मैनी स्वीट्स आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, ही वेस्टेड, क्या है? ही वेस्टेड मनी ही हैड। अब आ गए हम किस पे? द लिटिल और द फ्यू पे। LITTLE, द लिटिल और द फ्यू पे आ गया हम, यहां आ गए। इसका प्रयोग आपको समझना है। इसमें क्या आना चाहिए? मनी है, अनकाउंटेबल है। कैसा है भाई? अनकाउंटेबल है। किस प्रकार का है? अनकाउंटेबल है। और ही हैड, ही वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड। जो भी लिटिल मनी उसके पास था, थोड़ा बहुत, वो उसने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें किसका प्रयोग करना चाहिए? द लिटिल का प्रयोग करना चाहिए। देखो, क्या था उसके पास? यहां से क्या से क्वेश्चन कीजिएगा? मनी। ऐसा मैंने आपको समझाया था, मनी। क्या वेस्ट कर दिया उसने? मनी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया? स्पेसिफाइड हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफाइड हो गया। और स्पेसिफाइड होते किसका प्रयोग कर देते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और द दो में है, एक किसमें है? फ्यू में है, और एक किसमें है? लिटिल में है। ठीक है, तो लिखना क्या है हमें यहां? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? इसका प्रयोग कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लिटिल। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर पेन्स इन दैट ड्रॉवर आरंट, बताओ भी। देयर आर पेन्स इन दैट ड्रॉवर, देयर आर सम पेन्स इन दैट ड्रॉवर। सम पेन्स क्यों? प्लूरल काउंटेबल है, सम का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटेंस भी आपका कैसा है? अफर्मेटिव है। AFFIRMATIV, कैसा है? अफर्मेटिव है। तो किसका प्रयोग कर देंगे अपन? किसका प्रयोग कर देंगे अफर्मेटिव के साथ? सम का प्रयोग कर देंगे। और यहां क्या आ गया आपका? नेगेटिव आ गया। तो किसका प्रयोग कर देंगे हम? यहां एनी का प्रयोग कर देंगे। तो पहले सम आएगा और उसके बाद क्या आएगा? एनी आएगा। तो ये हो गया हमारा सम और ये हो गया एनी। तो ये इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। देयर वर नॉट वीमेन इन द बस। देयर वर नॉट, मच नहीं आ सकता क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल है। देयर वर नॉट मैनी, हाँ आ सकता है। देयर वर नॉट सम, सम का भी नहीं आएगा क्योंकि सम का प्रयोग किसके साथ होता है? अफर्मेटिव में होता है। किस में होता है? अफर्मेटिव में होता है। तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो यहां आपको क्या लिखना है? मैनी लिखना है। देयर वर नॉट मैनी वीमेन इन द बस। बस में बहुत ज्यादा महिलाएं थी नहीं। उसके बाद देखिएगा, द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड अंटिल नोटिस। आपको ऑप्शंस हैं फादर, फादर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताओ भी, आंसर कीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है फारदर, FARTHER, फार की कंपेरेटिव डिग्री। फार यानी दूर, इसका संबंध दूरी से होता है। किससे होता है इसका संबंध? दूरी से होता है। ठीक है, यहां नोटिस का दूरी से कोई संबंध नहीं है। एक वर्ड होता है फर्दर, FURTHER, इसका मतलब होता है और ज्यादा, एडिशनल, एक्स्ट्रा। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फर्दर का प्रयोग करते हैं। तो क्या आना चाहिए यहां? द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस, ये आना चाहिए। वी डोंट नीड एनी फर्दर डिस्कशन ऑन, वी डोंट
नीड एनी फर्दर डिस्कशन, एनी फर्दर डिस्कशन, ठीक है, और ज्यादा डिस्कशन, ठीक है, फर्दर। तो यहां किसका प्रयोग होना चाहिए? फर्दर का प्रयोग होना चाहिए। चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ पाउंड्स ऑफ शुगर डू यू वांट? हाउ मैनी या हाउ मच? लिटल का हाउ के साथ प्रयोग नहीं होता, फ्यू का भी हाउ के साथ प्रयोग नहीं होता। हाउ मैनी, हाउ मच ये होते हैं। हाउ मैनी लिखो या फिर क्या लिखो, हाउ मच लिखो, ठीक है, ये दोनों हैं। बताओ भाई इनमें से क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा क्यों? कई बच्चों का ध्यान कहां जाएगा? शुगर की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? शुगर के यहां जाएगा। और शुगर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ क्या प्रयोग करना चाहिए? हाउ मच का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आपको जो लिखना है वो शुगर के लिए नहीं लिखना है। किसके लिए है? पाउंड्स के लिए लिखना है। और पाउंड्स जो नाउन है वो कैसा है? पाउंड्स ये जो है ये कैसा है? प्लूरल है। तो आपको किसके लिए लिखना है? इसके लिए तो आप लिखेंगे हाउ मैनी पाउंड्स, यानी ये जो यूनिट है इसके लिए आप लिखेंगे हाउ मैनी, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे हाउ मच मिल्क, ये ठीक है, लेकिन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, तो लीटर्स तो लिखेंगे ना, हाउ मैनी, तो लीटर्स के साथ तो क्या लिखेंगे? मैनी लिखेंगे, ठीक है। हाउ मच वीट या फिर हाउ मच शुगर, ये तो ठीक है। हाउ मच वीट, ये तो ठीक है, कितना गेहूं। लेकिन हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ वीट, हाउ मच नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे? हाउ मैनी किलोग्राम्स, किलोग्राम्स ऑफ वीट, ऐसे तो लिखेंगे। तो यहां क्या लिखा हमने? मैनी लिखा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार की बातें क्लियर करता है, इस प्रकार की बातें समझाता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। केयर, बताइए क्या लिखेंगे? लिटल, ए लिटल और द लिटल, ऑल ऑफ दीज। थोड़ी सी सावधानी भी एक्सीडेंट से बचा सकती थी। तो लिटिल का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, ठीक है, नकारात्मक अर्थ में। किस अर्थ में? नकारात्मक में, यानी बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखते तो एक्सीडेंट से बच सकते थे क्या? नहीं। ए लिटिल, थोड़ा, ठीक है, इसका प्रयोग सकारात्मक अर्थ में किया जाता है, यानी थोड़ी बहुत यदि आप क्या कर लेते, सावधानी बरत लेते तो एक्सीडेंट से बच सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए लिटिल हो जाएगा। और द लिटिल का प्रयोग हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो क्या है वो है बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सजेशन, सजेशन नहीं बोलेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? सजेशन। ही गैव वर ऑल कैरीड आउट। जो भी सजेशंस उन्होंने दिए थे सबके सबका पालन किया गया। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है आदेश की पालना करना, उनको पूरा करना। तो क्या आएगा इसमें? सजेशंस काउंटेबल नाउन है। एडवाइस अनकाउंटेबल है। एडवाइस के अनकाउंटेबल होने से सजेशन अनकाउंटेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है, लेकिन सजेशन कैसा है? काउंटेबल। तो सजेशंस प्लूरल है, तो क्या आना चाहिए इसमें? क्या आना चाहिए भी? प्लूरल वाले में ये तो दोनों आने ही नहीं चाहिए, लिटिल और द लिटिल। तो फ्यू और द फ्यू, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? द फ्यू वाली है, कि जितने भी सजेशन दिए गए थे वो सब के सब क्या किए गए? कैरी आउट किए गए। तो इसमें क्या आएगा? द फ्यू आएगा। क्या आएगा बेटा इसमें? द फ्यू। देखो दिए क्या गए, थोड़ा और समझ लेते हैं। स्पेसिफाइड कैसे हुआ? देखो गैव क्या दिए, यहां से जब आप वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा? सजेशन आएगा। क्या कैरी आउट किए गए, किनका पालन किया गया, तब भी क्या आएगा? सजेशन आएगा। इस प्रकार से स्पेसिफाइड हो जाता है। और आर्टिकल द का प्रयोग उन्हीं नाउन के साथ किया जाता है जो स्पेसिफाइड होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? द फ्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भाई अपन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
डेज रेस्ट विल डू इमेंस गुड। देखो ये समझो, पहले डेज रेस्ट है, प्लूरल होता है तब इस प्रकार से लगाते हैं डेज रेस्ट। विल डू यू इमेंस गुड, बहुत फायदा पहुंचाएगा आपके। तो क्या लिखेंगे इसमें अपन, a little तो हो नहीं सकता क्योंकि काउंटेबल है। फ्यू, थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे तभी तो फायदा होगा ना, ये तो नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे इसमें अपन, a few days rest। तो यहां पर लिखेंगे a few days rest, थोड़े दिन का आराम भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो क्या आना चाहिए था इसमें, a few आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। ये क्वेश्चन किस किस का सही हुआ है, ये क्वेश्चन बताओ भाई किस किस का क्वेश्चन सही है ये। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। एट अ डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एट अ डेट। यहां आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है क्या आपको पता है लेटर और LATTR, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी आप करें। एट अ लेटर डेट, इसका आंसर होगा LATR, लेटर यानी बाद में। बाद के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, समय में। समय में बाद के अर्थ में, समय के लिए बाद के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, लेटर। और क्रम में, किसमें, क्रम में बाद के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, LATTR। LATTR का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू। LATTR का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू, ये मतलब होता है इसका, द सेकेंड ऑफ द टू। जिस प्रकार से आई नो रहीम एंड पूजा, आई नो रहीम एंड पूजा, बट द लेटर यानी बाद वाली पूजा। यहां लेटर शब्द किसके लिए आया है, पूजा के। द लेटर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो लेटर का मतलब यहां क्या है, बाद वाले के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, लेटर का प्रयोग करते हैं। देखिएगा LATTR, दो टे हैं इसमें, T दो हैं, याद रखना। बाद वाले के अर्थ में ये लेटर प्रयोग होता है। तो यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां तो बाद की डेट का जिक्र कर रहे हैं, यानी समय में बाद का जिक्र है। तो यहां होगा लेटर, एट अ लेटर डेट। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अभी दो ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, कितने क्वेश्चन किसके सही हो गए हैं वो अपना लेखा जोखा तैयार कर ले। द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, दीज बुक्स ऐसे होना चाहिए था। द चैप्टर्स ऑफ दीज बुक्स, दीज के बाद प्लूरल आता है, आर केयरलेसली रिटन। तो क्या लिखेंगे अपन, लेटेस्ट नहीं लिखेंगे। मैनी चैप्टर्स के साथ द नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं है। सम के साथ द नहीं आएगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो क्या है, द लास्ट चैप्टर्स ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स के लास्ट चैप्टर्स, यानी जो आखिर में लिखे गए, कर्म में, पोजीशन में, ऑर्डर में, जो लास्ट में होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, लास्ट का प्रयोग करते हैं, आखिरी जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 5 बॉयज स्टूड इन ईच एवरी सम मैनी। सम नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल के होता है, ये भी प्लूरल के लिए। ईच और एवरी, तो आपको इसमें से क्या लिखना है, 5 बॉयज स्टूड इन, जब इंडिविजुअल की तरफ इशारा करते हो, एक एक की तरफ, तो इस ईच का प्रयोग करते हैं। उसका आंसर हो जाएगा 5 बॉयज स्टूड इन ईच रॉय, हर एक पंक्ति में 5 बच्चे खड़े थे, तो यहां हो जाएगा ईच। इस प्रकार से हमने डिटरमिनर्स का टेस्ट कंप्लीट किया, पूरे टॉपिक को रिवाइज किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। अब आपकी बारी है कि आप बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जरूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर इसको साझा कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।